गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का क्विक तरीके से रिवीजन भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के डेट में क्या खासियत है, आइए जान लेते हैं। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन डे के रूप में साउथ अफ्रीका में मनाया जाता है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस साउथ अफ्रीका में ब्लैक अफ्रीकन्स और इंडियन कम्युनिटीज पर व्हाइट अफ्रीकन्स द्वारा डिस्क्रिमिनेशन और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए फॉर्म हुआ था। इस पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। ऑन विच डेट अर्थ रोटेशन डे इज सेलिब्रेटेड? अर्थ रोटेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 8 जनवरी। अर्थ रोटेशन डे हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फौकल्ट के 1851 के प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट को याद करने के लिए समर्पित है, जिसमें उन्होंने साबित किया था कि धरती अपनी एक्सिस यानी धुरी पर घूमती है, जो धरती पर दिन और रात का मूल कारण है। अब 1 जनवरी से लेकर आज तक अदर इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं, आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्राइल डे के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी को दुनिया भर में नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और 7 जनवरी को ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल। वेयर वॉज द रेयर सर्किर मलकोहा बर्ड रिसेंटली साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? सर्किर मलकोहा जो एक रेयर बर्ड है, पहली बार हाल ही में कहाँ देखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। सर्किल मलकोहा एक रेयर बर्ड स्पीशीज है जो आमतौर पर उत्तराखंड के प्लेन्स में पाई जाती है, लेकिन हाल ही में पहली बार उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भी देखी गई है। सर्किल मलकोहा को सर्किल कुकू भी कहा जाता है। इस बर्ड का साइंटिफिक नाम है केकोकुआ लेस्चेनोल्थी। अब उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। उत्तराखंड के बारे में आपको क्या क्या याद है? नंदा देवी याद होगा, जिम कॉर्बेट भी याद होना चाहिए, और गंगा और यमुना का ओरिजिन भी याद होगा आपको। इसके अलावा और क्या याद है? 4 धाम है वहाँ पे। और क्या याद आ रहा है? और कुछ नहीं याद आ रहा होगा, तो आइए याद कर लेते हैं। पहले बात करते हैं नंदा देवी की, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये उत्तराखंड में स्थित है। तो फिर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कहाँ पर स्थित है? सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। लेकिन उससे भी ऊंची चोटी है माउंट केटू या माउंट गॉडविन अस्टिन, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। इसीलिए करंटली इंडिया का हाईएस्ट पीक नहीं माना जाता इसको। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत की सबसे पुरानी नेशनल पार्क है और ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम भी उत्तराखंड में होता है। यहाँ की 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। 4 धाम या 4 धाम यात्रा से आपको एक और चीज़ याद कर लेना चाहिए, 4 धाम परियोजना। 4 धाम परियोजना क्या है, आइए समझते हैं। ये केंद्रीय सरकार का एक स्ट्रेटेजिक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है 4 धाम यात्रा को सुरक्षित, तेज और ऑल वेदर एक्सेसिबल बनाना। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, जिसको 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। नंदा देवी को भी 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाई जाती है और इसके बाद दूसरे स्थान पर धान या पेड़ी उगाई जाती है। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड डे मनाया जाता है, जिसे उत्तराखंड दिवस या उत्तराखंड स्टेट फाउंडेशन डे भी कहा जाता है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। इन सबको आप रिवाइज भी कर लीजिए, ताकि अगले क्लासेस में अगर मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूं तो आप बता पाओ। ये रहा उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। लोकसभा में उत्तराखंड के 5 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 3 सीट। अब अगले सवाल को देखते हैं। As of 2025, what is India's global rank in total installed renewable energy capacity? 2025 तक कुल स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत की ग्लोबल रैंक क्या है? इसका सही जवाब है 4th। 2025 में इंडिया ने क्लीन एनर्जी में बड़ी उपलब्धि की है। रिन्यूएबल कैपेसिटी में दुनिया में 4th रैंक हासिल किया है और लगभग 254 गीगावाट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ 44.5 गीगावाट्स नई कैपेसिटी ऐड हुई है। अब नॉन फॉसिल सोर्सेज भारत के टोटल पावर कैपेसिटी का 51.5% से ज़्यादा का हिस्सा रखता है। आइए अब दुनिया के इंपॉर्टेंट इंडिसेस में भारत के 2025 से 26 में क्या रैंक्स हैं, इस पर एक बार नज़र घुमा लेते हैं।
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 10th। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 38th। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 4th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 102nd है भारत का रैंक। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में है 115th। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का पोजीशन है 151। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 टू 24 में भारत का रैंक है 130। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 85। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का 3rd पोजीशन है। अब अगला सवाल देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड? सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है मोहर बासु। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया ने एक नई किताब सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है। इसे अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और राइटर मोहर बासु ने लिखा है। ये किताब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी और करियर पर आधारित है। आइए अब 2025 से 26 में रिलीज हुए टॉप 5 इंपॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं। शिखर धवन ने रिलीज किया है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये किताब शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है। उर्जित पटेल ने लिखा है द ग्रेट सैंक्शंस हैक। ये किताब इकोनॉमिक सैंक्शंस और उनके ग्लोबल इम्पैक्ट पर बेस्ड है। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रहे थे। स्वप्निल पांडे ने लिखा है विंग्स ऑफ वेलोर। ये किताब इंडियन एयरफोर्स के वीर पायलट्स और मिशंस पर केंद्रित है। ये किताब चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने लॉन्च किया है। अरुंधति रॉय ने लिखा है मदर मेरी कम्स टू मी इन कोची। ये मेमोर उनकी रिवोल्यूशनरी माँ पर केंद्रित है। अरुंधति रॉय ने 1997 में बुकर प्राइज जीता था अपनी नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। प्रियंबदा जयकुमार ने रिलीज किया है एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। ये बायोग्राफी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के जीवन और काम पर आधारित है। एम.एस. स्वामीनाथन को इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन माना जाता है। और वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे माना जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन मुझे पता है आप कमेंट नहीं करेंगे, कोई नहीं, कमेंट ना सही एक बार सर्च करके देख लीजिए। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टॉप स्टैटिक जीके एमसीक्यूज वाले वीडियोस में। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त को भी मदद मिल जाए और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which organization discovered a soil dwelling new microarthropod species Nilus sikimensis? मिट्टी में रहने वाली नई माइक्रो आर्थ्रोपोड प्रजाति निलस सिकिमेंसिस की खोज किस संगठन ने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने सिक्किम के हाई अल्टीट्यूड रीजन में कोलम्बोला की एक नई स्पेशीज डिस्कवर की है जिसका नाम है निलस सिकिमेंसिस। कोलम्बोला मिट्टी में रहने वाले बहुत छोटे कीड़े या इंसेक्ट्स जैसे होते हैं। इन्हें स्प्रिंग टेल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जंप बहुत करते हैं। ये गीली मिट्टी, पत्तों के नीचे और मॉस में मिलते हैं। ये गंदे और सड़े हुए चीज जैसे फंगी, एल्गे या प्लांट वेस्ट को खाते हैं और मिट्टी को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1916 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। ZSI के करंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर धृति बनर्जी, जो इस पद में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। अब सिक्किम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग राज्य है, जो 2016 में डिक्लेयर किया गया था। सिक्किम का पुराना नाम है डेंजोंग, जिसका मतलब है वैली ऑफ राइस। सिक्किम का प्रमुख नदी है तीस्ता नदी। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये रहा सिक्किम का मैप। सिक्किम का बॉर्डर वेस्ट में नेपाल, नॉर्थ और ईस्ट में तिब्बत और साउथ ईस्ट में भूटान से लगता है। नाथुला पास सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। सिक्किम के गवर्नर हैं श्री ओम प्रकाश माथुर और सीएम है प्रेम सिंह तमांग, जो PS गोयल के नाम से भी जाने जाते हैं। लोकसभा में सिक्किम का एक सीट है और राज्यसभा में भी एक ही सीट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who inaugurated the संस्कार शाला वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम इन गुवाहाटी? गुवाहाटी में संस्कार शाला मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में संस्कार शाला वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम का इनोग्रेशन किया है।
संस्कारशाला 4 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिक अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना। इसके साथ गवर्नर ने गुवाहाटी ब्लाइंड हाई स्कूल के गोल्डन जुबली समारोह में भी चीफ गेस्ट के रूप में भाग लिया है। यह समारोह 4 जनवरी को आयोजित हुआ था। इससे रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिए, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 एक कानून है जो दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन का अधिकार देता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है हैंडीकैप्ड डे, जिसको आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। ये दिन हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको यूनाइटेड नेशंस ने 1992 में घोषित किया था। अब देखते हैं आसाम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीएम मोदी जनवरी 2026 में असम में गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे। ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। इस ब्रिज का नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। कुमार भास्कर वर्मा 7th सेंचुरी के कामरूप के राजा थे। आज कामरूप असम का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। असमीज फिल्म मेकर रीमा दास को एक्सीलेंस इन डायरेक्टिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड न्यूयॉर्क वुमेन इन फिल्म एंड टेलीविजन ने दिया है। उन्हें यह सम्मान उनकी फिल्म विलेज रॉकस्टार्स 2 के लिए मिला है। असम गवर्नमेंट ने अन्न सेवा स्कीम लॉन्च किया है। स्कीम के तहत एनएफएसए रेशन कार्ड रखने वाले परिवारों को फायदा मिलेगा। एनएफएसए रेशन कार्ड का मतलब है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जारी किया गया रेशन कार्ड। ये राशन कार्ड गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज देने के लिए होता है। इस योजना में 1 किलो मसूर दाल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक दिया जाता है। पहले इन आइटम्स का कुल कीमत 117 रखी गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2026 से इन आइटम्स की कुल कीमत 100 रुपये कर दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एवर फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत अपनी पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित करने जा रही है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। यूपी का कैपिटल है लखनऊ। इसका स्टेट फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लोकसभा में 80 सीट्स हैं और राज्यसभा में 31 सीट्स हैं। यूपी अपना बॉर्डर 8 अन्य स्टेट्स के साथ शेयर करता है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी शेयर करता है। नॉर्थ में है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वेस्ट में है हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली, साउथ में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ईस्ट में बिहार और झारखंड के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ नेपाल के साथ। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाली लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संथाली भाषा को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में भारत का संविधान को लॉन्च किया है। ये संविधान ओल्चिकी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये लॉन्च ओल्चिकी स्क्रिप्ट के 100 साल पूरे होने पर हुआ है। संथाली भाषा की अपनी स्क्रिप्ट या लिपि का नाम है ओल्चिकी। ओल्चिकी स्क्रिप्ट का विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया था। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य था संथाली भाषा को एक अलग पहचान और लिखित रूप देना। संथाली भाषा को 2003 में 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया। अब 8th शेड्यूल क्या है समझते हैं। भारतीय संविधान के पार्ट 17 यानी आर्टिकल 343 से 351 में देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारत की अधिकृत भाषाओं की सूची दी गई है। जब भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था तब 8th शेड्यूल में 14 भाषाएं शामिल थीं। आज 8th शेड्यूल में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। सिंधी भाषा को 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के जरिए 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत शामिल किया गया था। इसके अलावा भारत में 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तमिल भाषा को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं को 2008 में क्लासिकल स्टेटस मिला। मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया। इसके बाद मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली भाषाओं को 2024 में क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया। भारत की सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which organization released the data on UPI and IMPS transactions? UPI और IMPS transactions से संबंधित डेटा किस संगठन ने जारी किया है? इसका सही जवाब है NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI stands for यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। UPI एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है
जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। IMPS भी एक रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र सर्विस है। इसका मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें पैसे तुरंत एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। पैसे भेजने के लिए मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या आधार का यूज़ हो सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन 2008 में हुआ था। NPCI भारत में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करने वाली अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था होती है जो कई रिलेटेड सिस्टम्स या ऑर्गेनाइजेशंस को एक ही फ्रेमवर्क के अंदर मैनेज करती है। NPCI की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की पहल पर हुई। ये पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत स्थापित की गई थी। NPCI के CEO एंड MD हैं दिलीप असबे। अगला सवाल देखते हैं। Which state has become the first in India to constitute the 8th State Pay Commission? भारत में 8th Pay Commission गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब है असम। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 8th स्टेट पे कमीशन का गठन किया है। 8th स्टेट पे कमीशन का चेयरमैन होंगे सुभाष दास, जो असम के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। हमने असम से रिलेटेड रिसेंट करंट अफेयर्स पिछला एक क्वेश्चन में देख लिया है, तो अब असम से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। इसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम में। असम में के मुख्यमंत्री का नाम है हिमंत बिश्वा शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। स्टेट लैंग्वेज है असमीज। लोकसभा में 14 सीट्स हैं और राज्यसभा में 7 सीट्स हैं। असम में कुल 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसरस के लिए फेमस है, जिसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। मानस नेशनल पार्क को भी 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसके अलावा मोइडम्स, जो ओहम डायनेस्टी का माउंट बैरियल सिस्टम है, इसे 2024 में यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया। असम का क्लासिकल डांस है सात्रिया डांस और असम के फोक डांस में शामिल है बिहू, बागुरम्बा, भोरताल, ओजापाली और देवधानी। असम के स्टेट फेस्टिवल का नाम है बिहू। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।